जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. ताड़ साहब आज 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो आपको पता है महारंग बलोच के हवाले से पाकिस्तान में बड़ी बहस हो रही है। कई लोगों का कहना ये है कि उनको हुकूमत जो है हुकूमत का मुकदमा ये है कि उन्होंने जो है वो अस्पताल पे हमला किया, डेड बॉडीज़ लेगी। उनका मुकदमा ये है, वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, हमसे पूछा नहीं जा रहा, हमें बताया नहीं जा रहा और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके लोगों को भी बलूचिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ बड़ा खैर मेस जो है वो बना रहा है। उसके साथ साथ अगर ताड़ साहब देखा जाए तो तालिबान ने पाकिस्तान को नो कर दिया एक दफ़ा, फिर उन्होंने कहा जी अपना बंदोबस्त कर लें, हम आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। मोदी साहब की और यूनुस साहब की जो मुलाकात थी वो कोई नहीं हुई, नहीं हो रही। बिम्स्टेक की एक मुलाकात है, उसमें इंडिया ने नो कर दिया है बांग्लादेश को कि आप हमसे जो लोअर लेवल पे है वो इंगेज करें। ताड़ साहब दूसरा मिडल ईस्ट की अभी ट्रम्प साहब के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो बड़ी टफ लाइन ले रहे हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। और न्यूजीलैंड से पाकिस्तान मैच हार गया ताड़ साहब, मुबारक हो, हम सीरीज हार गए हैं। हमने सारे वो जो 300-300 पाउंड वाले बच्चे जो हैं वो सारे वहाँ पे बैकफायर कर गए हैं। मोहसिन नकवी साहब नहीं मिल रहे, इंटीरियर मिनिस्टर गायब हैं ताड़ साहब पिछले काफ़ी दिनों से, उनका भी कोई पता नहीं चल रहा। और सुना है अमेरिका के अंदर हमारे जो डिप्लोमेट हैं वो भी अजीब अजीब किस्म के खत लिखते हैं वो सहाफ़ियों अपनी को। डिप्लोमेसी कर रहे हैं, चीमा साहब अपनी डिप्लोमेसी। वो सहाफ़ियों को वहाँ खत लिखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेटर जो है वो आर्टिकल लिखे। हमारे डिप्लोमेट अमेरिका में हमारे ही मुल्क के खिलाफ लेटर लगवा रहे हैं। ताड़ साहब जरा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इस पे जो है वो चीमा साहब चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कल एक फिक्रा है जो किसी ने कहा है, बड़ा मेरे दिल को लगा है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक दफा फिर न्यूजीलैंड से मैच हारने में कामयाब हो चुका है। आपने कामयाब हो चुके हैं शिकस्त लेने में। ये फिक्रा बड़ा जबरदस्त था कि आप कामयाब हो चुके हैं, किसी न किसी साइड से तो खैर आप कामयाब हो रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। और जो खिलाड़ी इन्होंने अगले दिन लोगों किसी को किंग कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, जिसने 100 सेंचुरी बनाई थी जिसने कहते हैं, उसके लिए अभी जर्नलिस्टों के कलम सूखे नहीं थे कि वो एक बाल पे आउट हो गया, एक सिंगल बाल। मैंने रिक्वेस्ट की थी हुकूमत से कि खुदारा हमें इस सजा से बचाएं, जो खासकर बिलखसूस हार्ट और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह का जो आप हमें सजा देते हैं। कौम का पैसा बचाएं, टिकटों का पैसा बचाएं, हमें ब्लड प्रेशर से बचाएं, क्रिकेट से आप रिटायरमेंट ले लें, इसको कहें कि हम इस अजाब से फारग करें हमें। और जेवलिन थ्रो, और आपको बताया था स्पेशल ओलंपिक्स जो है, सुना है नाबीना जो है उनकी टीम अच्छी चल रही है थे तो मेरे ख्याल ये भी नाबीना, इन्हें पता ही नहीं चलता करना क्या है जाके। सिफारशी बंदे जो आप रखते हैं वो इसी तरह चलना चाहिए। अब दूसरा जो मैं खासकर एम्बेसी के हवाले से, चीमा साहब मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, मैं इसके खिलाफ नहीं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको चाहिए कि रिजाइन दें और पॉलिटिकल वर्कर बन जाए। जिस तरह आपके आर्मी चीफ थे पिछले, उनको सियासत का बड़ा शौक था, मैं बार बार ये कहता था उन्हें सियासत फौज से रिजाइन करके तो इलेक्शन लड़ने। इसी तरह मैं सफारतकार जो है, जो जो नमक खाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, और फिर उसी के खिलाफ बैक स्टैबिंग करते हैं, ये ज्यादती, ये सख्त ज्यादती। और इससे बड़ा, और दूसरा खासकर चीमा साहब मैं एक और बात हैरान हूं, जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ के, जो कि वॉशिंगटन डीसी के एक जर्नलिस्ट ने लिखा है कि पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग अमेरिकन जर्नलिस्टों को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल लिखें, उनको मवाद प्रोवाइड करते हैं, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि ये मटेरियल है, इसकी बेस पे आप पाकिस्तान के खिलाफ आप आर्टिकल लिखें, क्योंकि वो पीटीआई सिंपैथाइजर। माजी के अंदर मैंने सुना है चीमा साहब कि एक कोई एम्बेसडर साहब थे वॉशिंगटन डीसी में, या पता नहीं थे या हैं, वो सुना है काले कर करके कहते थे कि आज आप क्यों नहीं एम्बेसी के सामने एहतजाज करने आए, प्लीज आ जाए। तीसरी आज जो मुझे बात चली चीमा साहब, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि पाकिस्तान से जो एम्बेसडर, पाकिस्तान से जो मिनिस्टर आते हैं, उनकी लोकेशन काले कर करके पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को देते हैं कि जाओ फलां होटल के बाद जुलूस निकालो। अब आज मिनिस्टर एम्बेसी में इतनी दफा, इतने इतने बजे पहुंचेगा, इस वक्त पहुंचेगा, फौरन पहुंचो। मैं इस पे अपने पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका हूं कि कुत्ती चोरा ना रल गई जे खुदा दा ना जे, कुछ कर लो, ये बहुत बुरे हाल।
इनको समझ ही नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चेक पर फिर रहे हो, उनके वीजों पर फिर रहे हो। अगर है तो रिजाइन दो, पॉलिटिकल असाइलम लो और जहां जिस मर्जी एम्बेसी के सामने खड़े हो जाओ, जिस मर्जी व्हाइट हाउस के सामने खड़े हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिनका खाते हो उन्हीं के साथ ये कर रहे हो। रिजाइन करो ना यार तुम। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, उनके पैसे क्यों ले, तनख्वाह क्यों ले रहे हो उनसे भी? रिजाइन करो। अगर तुम समझते हो कि आज की गवर्नमेंट जो है ये फॉर्म 45, 47 की है, तो घर चले जाओ, रिजाइन दो, मर्द बनो, मर्दानगी दिखाओ ना। ये क्या है कि खाना भी उन्हीं का, फिर उन्हीं को बैक स्टैप करना हो ये। लेकिन ये यहां नहीं हो रहा है। गुड टू सी यू वाले जज कम है। आज जो ड्रामा आपके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुआ है, मैं जरा उसको भी थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा। आज वहां 25-25 साल से जिन लोगों के केसेस लगे हैं उनको नहीं देखा जा रहा। आज किस चीज पे डोगर साहब ने बेंच बिठाया, जरा आप देख के हैरान हो जाए। उन्होंने बेंच बनाया है कि इमरान खान को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मुलाकात क्यों होती है। इन्होंने कम कर दी थी कि 2 दिन पहले होती थी, अब कहते थे कि उनकी अब ये टर्में देखें उनकी। उसके बाद उन्होंने जो जजेस हैं उन्होंने सुना डील बनाई हाई कोर्ट के साथ कि मुलाकात वाकई ही 2 दिन होगी। लेकिन जेल वालों ने कहा था कि हम जब 2 दिन मुलाकात कराते हैं हम और कोई काम नहीं कर सकते। और फिर होता क्या है, जो भी अंदर जाता है बाहर निकल के जलसा करता है जेल के सामने। हम क्या करें। लेकिन गुड टू सी यू वाले जज, जिनकी सास जो है उनको कई जज ऐसे हैं जिनकी सास जो है क्रश रखती हैं, बाल बहुत अच्छे थे इमरान खान साहब के। और कई ऐसे भी हैं जजेस आपके हाई कोर्ट के जिनके बच्चे बुलाए जाते हैं स्पेशली प्रोसीडिंग के लिए और फिर तालियां बजाई जाती हैं। उनको भी शर्म नहीं आती थी, उनको भी चाहिए था रिजाइन करके आप सियासत में आ जाए। आप उन्हीं के चेक लेते हो, उन्हीं का खाना खाते हो, फिर उन्हीं को बैक स्टैप करते हो। जो भी इंसान इस वक्त आज के सेटअप से जिसको नहीं है, रिजाइन करे फौरन। कोई फौजी है अपनी फौज की कमांड से खुश नहीं है, रिजाइन करे वो, और जाकर जहां मर्जी जाकर एहतजाज करो, भूख हड़ताल करो, पावे जो मर्जी करो। लेकिन जिनका खाना है उन्हीं के साथ बेवफाई, इसी वजह तो पाकिस्तान किसी जगह पहुंच। बल्कि चीमा साहब आज मैं एक और बात है आपको बताना चाहता हूं। आपकी कौम आज फ्लरिश किस तरह कर रही है। आज आपकी कौम जो है, पाकिस्तान जो है, आज इसको जो भी आता है बेवकूफ किस तरह बना रहा है। इस वक्त मुर्शद पाक की गुड्डी किस तरह चढ़ी है। चीमा साहब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरे लिए शॉकिंग। मेरे पास फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया 2025 में जो सर्वे किया गया है उसमें सिर्फ 3 कंट्रीज सबसे बुरे हालत में इसमें फीमेल लिटरेसी में, और रेड है उनके ऊपर। उसमें यमन 55% आपसे बेहतर है वो फीमेल लिटरेसी। अफगानी आपसे नीचे है, वहां पर 22% है, और आप 46%। जो माएं अनपढ़ हैं वो फिर पीटीआई के सपोर्टर ही पैदा करेंगी ना। कहते हैं पहला स्कूल मां की गोद होती है चीमा साहब। फिर इस वक्त काला बकरा सर चढ़ के बोल रहा है काला जादू, सारा पाकिस्तान उसके नीचे। पार्टी भी चाहते ने, चरसा भी पीना चाहते ने, अय्या का नाब दुबैया का नस्ता भी करना चाहते हैं, कुड़ियां भी फसाना चाहते हैं, जन्नत च भी जाना चाहते हैं। गर्लफ्रेंडा गोरियां होन ते मरना मदीने, ख्वाहिश मदीना मरने की, ते फराड सारी जिंदगी। 46% फीमेल लिटरेसी रेट के हालात हैं आपके, भारत के 65% है। चीमा साहब फिर यही होता है ना, जिनकी माएं उनको पढ़ा ही नहीं पा रही, उन्हें मुंडे बाबियां तो लेन चीमा साहब फिर वो की होन करने जे मुंडा थोड़ा लौडे लपाड़े जड़े बटेरा हथ आ गया यूट्यूब का ट्वीट का, उन्होंने ओदे पानी पी पी के ढिड पाड़ लिया अपना। लेकिन इस पार्टी का कोई हल्का नहीं है, कोई साई वारस नहीं है। आज इनके पास चीमा साहब, आज इनके पास सूबा केपी के अंदर गवर्नमेंट ना हो, पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ एक सोर्स है, वहां से इनकम आ रही है, वहां पे मरात इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस उठो वो फिर सिर चढ़ के बोल रहे हैं। हाँ, मैं इस पे भी आगे मजीद आना चाहूंगा चीमा साहब। आज एक बड़े जर्नलिस्ट है आमिर राना साहब, उन्होंने डान के अंदर एक आर्टिकल लिखा है, और मैं समझता हूं उन्होंने, और वो हमेशा बड़ी रिसर्च करके आर्टिकल लिखते हैं, उन्होंने खासकर बलूचिस्तान के हवाले से लिखा है। और मैं आपकी इंसर्जेंसी इस वक्त टीटीपी और पीटीआई में फर्क कोई नहीं चाहिए, 19-20 का फर्क है। दोनों का मोटिव यही है कि पाकिस्तान को आग लगा दी जाए, दोनों का मोटिव यही, सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं। कुछ वो मार के तो भाग जाते हैं बॉर्डर से दूसरी साइड, ये आपके घरों में चले जाते हैं। बल्कि आपके लिए ज्यादा खतरनाक है गुड टू सी यू वाले जज,
और ये जो एम्बेसियों में बैठे लड़के जो हैं काले कर करके कह रहे हैं कि मिनिस्टर फलां जगह पहुंच के हमारा एहतजाज करने पहुंचो, इनमें और टीटीपी में क्या फर्क है चीमा साहब? बल्कि ज्यादा खतरनाक है टीटीपी से। उन्होंने फिर दाड़ियां रखियां ते नसवार खांदे होने ते तमाशा नजर आ जाते, ये तो टाइयां ला के तुहाडे विच फिरदे ने पए। ये तो ज्यादा खतरनाक है। जो जाके अमेरिकन जर्नलिस्टों को कह रहे हैं कि आर्टिकल लिखो, ये तो ज्यादा खतरनाक है। ये तो आप पाकिस्तान को सुबह शाम वेस्ट के सामने, दुनिया के सामने नंगा कर रहे हैं। टीटीपी के पास तो सलाहियत ही नहीं ना यूट्यूब की है ना ट्वीट की। लेकिन चलें चीमा साहब, दर हकीकत पाकिस्तान जिस जगह पहुंचा है, आपने बड़ी मेहनत की है, इस कौम ने बहुत मेहनत की है कि हम किसी तरह इसको किसी साइड पे लगा दें, किसी तरीके से टू नेशन थ्योरी खत्म हो जाए, और किस तरीके से क्या होना है। और एम्बेरसिंग चीमा साहब, वो आर्टिकल का जिक्र करना चाहूंगा बलूचिस्तान के हवाले से, जो मारंग, एक आपके लिए इतला अर्ज है, मुर्शद पाक ने भी फरमाया था कि इस मारंग बलोच को सपोर्ट किया जाए। मुर्शद साहब ने भी फरमाया था कि आप इसके पीछे खड़े हो जाओ जाके, क्योंकि ये पाकिस्तान को आग लगाना चाहती है, तो तुम पीछे ना रहना। ये उनकी भी फरमान। चीमा साहब, आमिर राना साहब ने जो आर्टिकल लिखा है डान में, मैं उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा है, बल्कि मैंने किताब का ऑर्डर कर दी है, पाथ्स टू विक्ट्री, जिसको क्रिस्टोफर पॉल ने लिखा है और कई साथ एक डोमिनिक भी है उनके साथ, 3 राइटर्स ने मिलकर लिखा। जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस बुक के अंदर 71 इंसर्जेंसीज जो दुनिया में हुई है उनके ऊपर रिसर्च करके तो उन्होंने उस किताब को लिखा है। मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैंने उसके बारे में पढ़ा है। बल्कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 2010 तक जो इंसर्जेंसीज थी उनको उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च करके लिखा है। और उन्होंने बताया है कि ये इंसर्जेंसी होती क्या, कहां से, इस तरह इनको ये लोग कौन, सबसे पहले उन्होंने जो 3 चीजें लिखी हैं कि जो आइडेंटिफाई किया है कि वो इसको इंसर्जेंसी को डील करने से पहले ये देखना होगा कि ये लोग कौन हैं, कहां से आ रहे हैं, इनकी सप्लाई लाइन क्या है, इनको सपोर्ट कहां से आ रही है। जिस तरह इस वक्त अगर आप टीटीपी को देखें तो उनके पास असला अमेरिकन आ रहा है, बलोच इंसर्जेंसी के पास अमेरिकन असला नहीं है, उनके पास कौन सा असला है, इंडियन, वो उनको सपोर्ट करते हैं, मुसलसल सपोर्ट उनको आ रही है टीटीपी को, तालिबान की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से। बलोच, इनके ऊपर एलिगेशन, इनका इंडिया पे एलिगेशन है कि इंडिया इनको असला भी देता है, पैसा देता है। तो सप्लाई लाइन कहां से आती है, उस सप्लाई लाइन को काटना जरूरी होता है। फिर उसके बाद बिलखसूस चीमा साहब, जो मैं इसमें समझता हूं कि 1970 और 1978 में इसको बड़ी सख्ती के साथ दबा दिया गया था, लेकिन खत्म नहीं हो सकी। दूसरी चीज ये है कि वो कहते हैं इसमें आपकी कमिटमेंट कितनी है इसको खत्म करने के लिए, मूवमेंट में आपकी मोटिवेशन क्या है, उसमें हमारा आपका मुख्तलिफ उसमें रोड मैप होना चाहिए कि आपने इस अर्जेंसी को खत्म किस तरह करना है। तीसरी चीज उन्होंने आइडेंटिफाई की कि आपके अंदर लचक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उनको डील करने के लिए। अगली बात चौथी जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि इसकी जो कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कि ये ना हो कि मारंग बलोच अगर कर रही है तो सारे बलोचों को इस पर सजा नहीं देनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि करप्शन जो है, खासकर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, कि जब आप किसी इंसर्जेंसी को डील करने जाते हैं, लोग दिहाड़ियां लानी शुरू कर देते हैं, पुलिस वाले और दूसरे, इसको किस तरह कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि किसी मूवमेंट को क्रश करने के लिए, जो आप उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाते हैं, उसको माली मफाद के लिए डिले, उसको ज्यादा उसको डिले नहीं करना चाहिए। मसलन अगर आपको एनजीओज या यूएसएड पैसे दे रही है तो उसको लंबा ना खींचें, ताकि ये कि माली मफाद के लिए आप उसको प्रोलॉन्ग ना करें। दूसरी उसमें उन्होंने एक और बात बड़ी जबरदस्त कही कि एक्स्ट्रा फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके ऑप्टिक्स अच्छे नहीं आते। उसको अकॉर्डिंग, जिस तरह कहते हैं ना, मक्खी को तोप से नहीं मारना चाहिए। फिर उसके बाद अगली बात उन्होंने कही है 6ठे नंबर पर कि सूबाई और फेडरल गवर्नमेंटें एक पेज पे होनी चाहिए, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अलग अलग ना हो। ये ना हो कि पुलिस, फौज और लिवीज जो मुख्तलिफ जगहों पे आप कर रहे हैं। फिर उसके बाद चीमा साहब, जो मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ा डाटा के साथ लिखा कि शॉर्टेस्ट आज तक इंसर्जेंसी कौन सी रही है, लंबी इंसर्जेंसी कौन सी रही है। सबसे शॉर्टेस्ट बांग्लादेश की उन्होंने लिखा कि 9 महीने में हुई थी, और ग्वाटेमाला की इंसर्जेंसी 35 साल चलती रही। लेकिन एवरेज उन्होंने लिखा कि इंसर्जेंसी की एज 128 महीने होती है, जिसके 10.5 साल बनते हैं। तो बड़ी जबरदस्त उसने लिखी। लेकिन हमें पता हर चीज का है चीमा साहब, हमारे पास विल मौजूद नहीं। विल मौजूद नहीं। सिंगापुर ने करके दिखाया है, चाइना ने करके दिखाया है।
आज मैं चाइना की बात करना चाहता हूँ चीमा साहब। एक नई बात सामने आ रही है कि रशिया ने रिसेंट अपना जो प्लान दिया है, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे नेटो रिलेटेड किसी पीस कीपर को नहीं आने देंगे। तो फिर पीछे बचता क्या है? पीछे बचता चाइना है कि चाइनीज वहां पे एज ए पीस कीपर जाएंगे। तो मैंने जब चाइनीज के बारे में ये बात पढ़ी तो मुझे फौरन एक चीज मुझे ज़हन में आई। 1900 के अंदर एक मूवमेंट चली थी जिसको कहा जाता था बॉक्सर मूवमेंट। वो बॉक्सर मूवमेंट है, 8 कंट्रीज ने इकट्ठे होकर चाइना पे अटैक किया था। और चाइना ने 50 साल के अंदर कितनी तरक्की की है कि टुडे दे आर गोइंग इनटू यूक्रेन एज अ पीस कीपर। ह्यूज अचीवमेंट, ह्यूज। तो उस हवाले से दुनिया चेंज हो रही है चीमा साहब। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बड़ी ख्वाहिश इस बात की है कि जल्दी से जल्दी यूक्रेन को सेटल करके मिडल ईस्ट पे तवज्जो दी जाए। ये ना हो कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, क्योंकि इस वक्त इजराइल के अंदर ऑलमोस्ट इज अ स्टेट ऑफ सिविल वॉर। उनकी वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसी, अटॉर्नी जनरल एक साइड पर है, नेतन्याहू सपोर्ट लूज करते जा रहे हैं, बल्कि नेतन्याहू करप्शन चार्जेस में पिछले दिनों कोर्ट में भी थे, और उनके अटॉर्नी जनरल उनको रिमूव कर दिया गया है। वो शिन बिन जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी केसेस थे। इस वक्त दे आर गोइंग थ्रू द क्राइसिस, और इस क्राइसिस में वो लेफ्ट एंड राइट अटैक उन्होंने शुरू कर दिया है लेबनान के ऊपर भी और गजा के ऊपर। 460 के करीब लोगों को मारा जा चुका है पिछले 3-4 दिन के अंदर गजा में। लेबनान के ऊपर अटैक हो रहे हैं। लेकिन स्टीव विट का फार्मूला है वो है 2 कंट्रीज कमिटेड हैं जो डायरेक्टली इस चीज से इन्फेक्टेड होंगे, हो रहे हैं, जॉर्डन है और इजिप्ट है। और इजिप्ट ने पहले कह दिया कि वो अपने 1979 के एग्रीमेंट से हम निकल जाएंगे अगर आपने हमारी बात ना सुनी तो। लेकिन चीमा साहब इस वक्त मुख्तलिफ जंगें पक रही हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है आज ज्यादातर चीजों की। जिस तरह साउथ सूडान है वहां एक अलग चीज है, और अफ्रीका के अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त अट्रैक्टिव चीजें हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कि अफ्रीका में वहां पे भी चाइना ने कई एक्सक्लूसिव अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बना लिए हैं। रशिया और अमेरिका, इट्स वेरी सेम फॉर द रशिया एंड अमेरिका जो अफ्रीका की सिचुएशन। लेकिन चीमा साहब देखा जाए तो अभी तक मैंने आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ा है कि अंडों की कीमतें अमेरिका में सर चढ़ गई हैं, लेकिन उसका हल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं निकल रहा। कई यूरोपियन ममालिक से मदद की कोशिश की गई है, लेकिन जिस तरह के आपके हालात हैं, जिस तरह के हमारे रिलेशनशिप है उनके साथ, दे हैव रिफ्यूज्ड टू वर्क विद देम। और लेकिन सिचुएशन इज टेंस। जो प्लान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बनाया था मेरे ख्याल में उसमें शायद अभी तक कोई कहते सूदमंद चीजें सामने नहीं आई। मैं बल्कि सोचने पे आई एम कंपेल्ड टू थिंक अबाउट इट कि मैं मुख्तलिफ आर्टिकल, मुख्तलिफ एसेज, मुख्तलिफ पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि यूरोप क्या करेगा। यूरोप अगर सर्वाइव करता है, यूरोप अपने पाँव पे खड़ा होता है, तो यूरोप एक फोर्स बन के एंटी अमेरिका एजेंडा लेकर फ्यूचर में आएगा। तो उसका क्या रिएक्शन होगा? डॉलर अगर कंट्रीज के रिजर्व में ज्यादा ना रहा, फिर डॉलर की हालात क्या होंगे, अमेरिका के हालात क्या होंगे? अभी तक कोई वाज़ेह चीज नहीं आई। इन्फ्लेशन अभी तक यहाँ भी कंट्रोल में नहीं है। ड्रिल बेबी ड्रिल जो इनकी थी वो अभी तक उसका असर अमेरिकन इकानमी तक नहीं पहुंचा। अब देखें कि आने वाले कनाडा की चीजें बंद हैं। वहां से जो बिल्डिंग मटेरियल आजकल यहाँ पे अमेरिका के अंदर बिल्डिंग बनाने का सीजन था, स्प्रिंग इज हियर। ज्यादातर जो वुड और स्टील आता था वो कनाडा से आता था। अब देखें उसके बगैर हम किस तरह आगे सर्वाइव करेंगे। पाकिस्तान वाली साइड्स पे अगर देखा जाए तो अगर दूसरी चीजें ये यूक्रेन और मिडल ईस्ट के बाद बारी पाकिस्तान और ईरान की आएगी। ईरान के साथ सिग्नलिंग हो रही है मुसलसल हूतीज के जरिए, और बातचीत भी हो रही है। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट माइंड टू पिक अप अ फोन एंड कॉल डायरेक्टली, जो कि पीछे बाबे बाइडेन के पास ये सलाहियत मौजूद नहीं थी। लोअर क्लास डिप्लोमेट किसी दूसरी एम्बेसियों के जरिए कम्युनिकेट करते थे। लेकिन उसमें अब पता नहीं ये बात फायदा है या नुकसान है। डोनाल्ड ट्रंप साहब फोन उठा के जब सीधी कॉल कर लेते हैं तो वो उसमें कई चीजें कई दफा रफ हो जाती हैं। अभी कल परसों एक नई चीज आई है जो डिस्कस हो रही है इस वक्त अमेरिका के अंदर। हमारे स्टीव विटकॉफ जो है उन्होंने एक लेटर लेकर आए हैं पुतिन साहब से, मैसेज कि जब पुतिन या डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर अटैक हुआ था तो पुतिन साहब सीधे चर्च चले गए थे, दुआ करते रहे। उन्होंने पोर्ट्रेट भेजी है, उसके ऊपर इस वक्त अमेरिकन मीडिया जो है उसको क्रिटिसाइज मुसलसल कर रहा है आज के हिसाब से।
लेकिन चीमा साहब, पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही। दूसरा, जो आपने पहले जिक्र किया था, डॉक्टर यूनुस साहब की मुलाकात मोदी साहब के साथ बनती नहीं। पूछे क्यों? मोदी साहब इज इलेक्टेड एंड दैट जेंटलमैन इज नॉट इलेक्टेड। उनकी गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इट डजंट मैच। मेरे ख्याल में मोदी साहब को मिलना नहीं चाहिए उनसे डायरेक्टली, क्योंकि उनके पास ना मैंडेट है, ना इलेक्टेड है, ना रिकग्नाइजेबल सिचुएशन है। कहते हैं बात तो होती है अगर दूसरा आपकी टक्कर का हो या डिलीवर करने के काबिल हो, तो वो डिलीवर करने के काबिल नहीं है। जब भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब बांग्लादेश पे तवज्जो देंगे और डॉक्टर यूनुस साहब फारिग हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जेडी वैंस साहब जा रहे हैं इंडिया, क्या लग रहा है ये, इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। क्योंकि हुआ ये है कि पहला उनका दौरा जर्मनी एंड फ्रांस का था। इट मीन्स कि यूरोप के बाद अगर अमेरिकन किसी को अहमियत दे रहे हैं तो वो इंडिया है। क्योंकि तार साहब, ये इनकी अहमियत तो होती है ना, वो क्या कहते हैं कि इनकी फेस वैल्यू तो किसी विजिट की जरूर होती है कि आप पहले कहाँ जा रहे हैं, दूसरी दफा कहाँ जा रहे हैं। जैसे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा, अगर 600 अरब डॉलर लगाओगे, $1 ट्रिलियन यहाँ तो करोगे। तो इंडिया को कहाँ पे देखते हैं वो? क्यों एक तरफ तो इंडिया चाइना के साथ अपने मामला ठीक कर रहा है, और जो तुलसी गैबर्ड का दौरा जो था वो तो एक पर्सनल नोयत का दौरा समझा जा रहा है। वो समझा जा रहा है कि शायद उन्होंने अपने एक ऑफिशियल भी था, लेकिन एक पर्सनल भी उन्होंने अपने कनेक्शंस बिल्ड किए और सारा कुछ। जेडी वैंस के दौरे को क्या समझते हैं? क्योंकि अमेरिका इंडिया को धमकियां भी तो लगा रहा है ना, टैरिफ्स की। तो ये इस पे हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, मैं भारत इस वक्त देखें, ना सिर्फ डिफेंस रिलेटेड इश्यूज है, लेकिन उनकी इकॉनमी भी तो सबसे बड़ी इकॉनमी है, और उनकी ग्रोइंग मिडिल क्लास है, उनकी ग्रोइंग मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास है। वो भी तो एक दुनिया के लिए जरूरत है, बल्कि मैं समझता हूँ मजबूरी है अमेरिकन के लिए। उनके पास चॉइस ही नहीं है कि टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, क्योंकि यहाँ पे आज देखा जाए तो अमेरिका को तो चला ही इंडियन रहे हैं, उसका क्या करेंगे? अमेरिकन डोंट हैव एनी चॉइस। हाँ, ये जरूर बात है जो अगले दिन हमारे एक सेनेटर साहब भी वहां पे मौजूद हैं, और दूसरा, बल्कि ये कहा जाता है यहाँ पे, अमेरिकन मीडिया कहता है कि ये दो प्रेसिडेंट, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर दोनों इस चीज का फैसला करेंगे कि प्रेसिडेंट शी से किस तरह मिलना है। तो अगर ये मिलेंगे तो अल्टीमेटली वो जो ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा। और इसका ऐलान पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कह चुके हैं, जब मोदी साहब यहाँ थे फिर थे कि मैं आई एम विलिंग टू टॉक टू चाइना अबाउट द इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंस भारत की कम नहीं होगी, क्योंकि उस रीजन के अंदर इंडिया इज अ पावरफुल पार्टी इन देयर। और दूसरा उसमें ये कि उनकी मिडिल क्लास जो ग्रो कर रही है, बल्कि उसको जो कहते हैं ना, चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। बल्कि मोदी साहब ने एक बहुत बड़ा प्लान ऑफर किया है, जो वो चाइनीज का अल्टरनेट बना के दुनिया को देना चाहते हैं कि चाइना भारत में आओ, चीजें असेंबल करो। तो वो दर हकीकत इंडिया की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो या ना हो। मेरे ख्याल में जेडी वैंस साहब का वहां जाना, इट मीन्स के इंडिया यूएस रिलेशनशिप आर स्ट्रॉन्ग। दूसरा, जो बल्कि इसके साथ एक रिलेटेड एक और भी चीज है कि आज जो अमेरिकन मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है कि जेडी वैंस इज गोइंग टू ग्रीनलैंड एज वेल। उनकी मिसेज जा रही है। मिसेज जा रही है, तो उसको किस तरीके से लिया जा रहा है वो? माइक हाँ जी, माइक वॉर्ड। हाँ जी, वो तो उसमें उसको लोग आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनकी मिसेज आ रही हैं, वो वाई शी इज कमिंग। तो उसमें देखा जाए तो मेरे ख्याल में जेडी वैंस, और दूसरा तैयारी होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौरे की, रिहर्सल होगी, क्योंकि फ्यूचर में मेरे ख्याल अगले महीने 2 महीने में डोनाल्ड ट्रंप साहब भी वहां जाएंगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। तो मेरे ख्याल में इंडिया इज स्ट्रॉन्ग रिगार्डलेस हाउ यू सी इट, इकोनॉमिकली, डिफेंस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, राइट बिहाइंड चाइना। क्योंकि इस वक्त देखा जाता है कि राइट आफ्टर अमेरिकन अचीवमेंट चाइना इज नंबर 2, एंड यू कैन से दैट इंडिया इज नंबर 3 राइट नाउ। अगर देखा जाए तो दूसरी दुनिया तो सोई पड़ी सारी। दूसरी दुनिया में से ना कोई चीज नई बनाने की सलाहियत है, ना मिडिल क्लास है, ना ग्रोथ है, ना अमन चैन है। पैसा हमेशा वहां जाता है जहां सुकून हो, जहां रावी चैन की लिखता हो, जहां पे पंप चल रहे हो, वहां पे इकॉनमी ग्रो नहीं करती, ना इकॉनमी, लोग जाते नहीं, ट्रैवल नहीं करते। दूसरी अलग की बात, जिसकी मैं बार बार जब मैं बात करता हूँ कि वो फिर पाकिस्तान मेरे मुंह से निकल आता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम पाकिस्तानी। लेकिन सैड रियलिटी है कि हम 1947 से वी हैव नॉट बीन सीरियस अबाउट पाकिस्तान।
और अभी भी लग नहीं रहा कि अभी तक हम सीरियस होंगे, क्योंकि हम देखें आज भी आपकी जो अदारों ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान हैज टू बिकम अ हार्ड स्टेट, वो भी एक वीक स्टेटमेंट है अगर देखा जाए तो। और ना बताना कि वी स्टिल सॉफ्ट, वी स्टिल वेटिंग फॉर द ब्लोच, और फिर ये बार बार कहा जाता ना जी आप सियासी धारे में आ जाए। कौन सा धारा है? तो धारा रह गया। ये ट्रेन को पूरी को किडनैप करना, चीमा साहब हाईजैक करना, इससे आगे कहां जाएंगे? लेकिन आप फिर कहते हैं यार हम हार्ड स्टेट ना बन जाए। पूछ रहे हैं आप उनसे, बलोच भाईजान आप क्या कहते हैं, हम हार्ड स्टेट बन जाए? आप कहते हैं इस तरह से। चीमा साहब मैंने बल्कि बलोचिस्तान के ऊपर भी रिसर्च मुसलसल कर भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं। जो बलोच कर रहे हैं वो भी गलत है। एक तो आपने उनके साथ डील आपने हमेशा जख्म को फिक्स किया है, उसकी बैंडेज चेंज की है, आपने परमानेंट स्टिचेस नहीं लगाए उसको। आपको स्टिचेस की जरूरत थी बलोचिस्तान में लगाने की, वो आपने नहीं लगाए। मैं चीमा साहब मुझे रिसेंटली पता चला है कि जो वहां पे पुलिस का एक तो वो पूरा कंट्री ए स्टेट है, बी स्टेट है, ए स्टेट है जहां पे पुलिस होती है, बी स्टेट जहां पे लेवीज होते हैं। आपको पता है लेवीज कौन ऑपरेट करता है? सरदार। सरदार ऑपरेट 90%। और सारा और पैसे, ताड़ साहब आपकी इंफॉर्मेशन ही, पैसे हुकूमत देती है और वो कंट्रोल अंडर सरदार है। सरदार आपके, मैं जब रिसर्च कर रहा था चीमा साहब, एक कॉमन सा रवाज है, जो छोटे सरदार हैं उनके घर कराची में होना जरूरी है, इस्लामाबाद में होना जरूरी है। जो उनसे थोड़े बड़े हैं उनका दुबई में होना घर जरूरी है। तीसरे किस्म के जो मुसलसल लंदन में है और लॉयड एंड लॉयड में अकाउंट रखते हैं। ये मेरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। मेरा कुछ जानने वाला सरदार था, तो मैंने एक दफा उससे गलती से पूछ लिया कि यार तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उसने कहा यार मेरा सोर्स ऑफ इनकम है तो तुम्हारे पास आ जाता हूं ना वो अमेरिका में बार बार। तो उसने कहा यही सोर्स ऑफ इनकम है हमारी, तो अपनी जेलें हैं, हमारा अपना सिस्टम है। मैंने कहा सड़कें? कहता सड़कें कागजों में कई दफा बनाई। तो चीमा साहब दर हकीकत आपको पता नहीं था कि क्या हो रहा है वहां पे, आपको पता नहीं था क्या हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप बैंडेज चेंज करते हैं। जब सरदार को करप्शन में इन्वॉल्व करके आप समझते हैं कि आप सो जाए बलोचिस्तान, कहीं नहीं कुछ नहीं होता बलोचिस्तान को, तो ज्यादती तो आप कर रहे हैं उसके साथ। अब बल्कि मैंने कल रिसर्च कर रहा था, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन चीमा साहब आप इस वक्त जो तबाही के सर पे हैं, किस वजह से है? स्मार्टफोन की वजह से। मेरे मुर्शद पाक जो है वो भी स्मार्टफोन के बेनिफिशियरी हैं, और आपका जो बलोचिस्तान के हालात खराब हैं वो भी स्मार्टफोन की वजह से। बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती, पहले सोए पड़े थे अब वो जाग गए। तो लेकिन चीमा साहब दर हकीकत पूरे कंट्री को ए क्लास बनाएं आप, ये बी क्लास छोड़ दें। आप अपने आप को धोखा देना छोड़ें, आप अपने आप को धोखा देते हैं। मैं जिस तरह कई दफा मैं थोड़ा रैशनल होता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मौजूद ही कोई। ट्रू। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पैदा करें प्लीज। ये एक तो सबसे पहले आज मुझसे को पूछे बंदा कि तुम एक कौन सा स्टेप ऐसा लोगे जिससे पाकिस्तान की बेहतरी शुरू होगी, वो 1 घंटे में 1 मिनट में वो ले सकते। मैं वो लेने की सलाहियत रखता हूँ। मतलब 25,000 डुअल सिटीजन को कहूँ रिजाइन दो या अपनी सिटीजनशिप छोड़ो, पहला स्टेप। दूसरा ये करूंगा चीमा साहब, ये जो पढ़ाई के लिए आप ये जो CSS अफसर यहां भेजते उन पर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान में एकेडमी बनाऊं मैं अपनी, और वहां पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ली की किताबें पढ़ाई जाए उनके बारे में। और आपको पता होना चाहिए चीमा साहब, 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जिनसे मैं इंप्रेस्ड हूं। एक तो सैलरी है सिंगापुर में, दूसरी कमीशन है सरकारी अफसरों के लिए कि काम जल्दी करोगे तो इतनी कमीशन, इतनी एफिशिएंसी होगी तो इतनी कमीशन, और दे आर हाईली पेड। मैं एक अगली बात पे हैरान हो गया, मतलब छोटा सा कंट्री, उन्होंने पाबंदी लगा दी है खुराक के अंदर केमिकल नहीं होने, सजा है उसकी। चीमा साहब कौम को कहा गया कि अगर जितने स्टेप ज्यादा चलोगे तुम्हें पॉइंट दिए जाएंगे, तुम्हें खाने की चीजें सस्ती दी जाएगी। वो कार्ड अपना ले आओ, तुम इतने पैदल स्टेप चल चुके हो, दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, खाना सस्ता है। लॉन्गेविटी को प्रमोट करने के लिए। तो चीमा साहब जरा हकीकत पता है आपको, आप ये जितने लोअर मिडिल क्लास के बच्चे CSS अफसरान जो बड़े लोगों की बीवियों से शादियां करते हैं, वो यहाँ जब आते हैं निशानियां लगाते हैं, गाड़ियां देख जाते हैं, वो बॉडी ले जाते हैं, दिल दिमाग यही छोड़ देते हैं, जाते नहीं फिर वापस, जाके करप्शन डॉलरों और पाउंडों में करते हैं। चलो उन्होंने रऊफ क्लासरा से पूछो ना, आपने भी रिसर्च की है, कहां से की, जो 22 से
22,000 से 25,000 ये जो सिविल सर्वेंट आपने ब्रिटिश एजेंट निकाले हैं, ये कौन है? ये मुश्किल काम नहीं है चीमा साहब। आज ऐलान किया जाए कि डुअल सिटीजन जो है वो सरकारी अफसर नहीं हो सकता, ना उसके बच्चे हो सकते हैं, 1 घंटे में पाकिस्तान ट्रैक पे आ सकते हैं। मैंने आपको कहा था 4 कंट्रीज की फ्लाइटें आप चेक कर लें, उन पर पाबंदी लगाएं कि सरकारी अफसर जा नहीं सकते, बाहर के कंट्रीज में उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते, बाहर के कंट्रीज में अकाउंट नहीं रख सकते। ये कौन सा बड़ी बात है अगर बचाना हो कंट्री को। हाँ, ये है कि विल होना जरूरी है, वो विल फिर नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, बलोचिस्तान अफगानिस्तान वालों ने फिर नो कर दी है, वो कहते हैं टीटीपी से खुद डील करें, हमने आपके पास जहाज हैं, ड्रोन है, पैसा है, वेपन है, आपने बाढ़ लगाई है, खुद डील करें, हमने इनसे डील कोई नहीं करना। और ये आज मोहम्मद सादिक साहब जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव गए थे उनको उन्होंने कह दिया। चीमा साहब दर हकीकत उनको ऑक्सीजन मिल गई है। तालिबान भाईजान को खलीलजादे ने जाके ऑक्सीजन दी है, उन्होंने एक अमेरिकन बंदा उनको दिया है। अमेरिका ने 3 बंदे उनके अपनी पाबंदी की लिस्ट में से, उनके जो बाउंटी थी उस लिस्ट में से निकाल दिए हैं। उनको ऑक्सीजन मिल गई है, उनको उम्मीद लग गई है कि डॉलर फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे डायरेक्टली फ्रॉम अमेरिका। वी डोंट गिव अ डैम अबाउट पाकिस्तान। तो वही ऑक्सीजन दे गए खलीलजादे साहब, और वो उसमें फिर दोबारा उन्होंने आपसे वो अड़फा शुरू कर दें, करते रहेंगे। लेकिन दे आर ब्लैकमेलर, आपको पता ही है, आप सदियों से उनके साथ डील कर रहे हैं। इस वक्त आपके जो वो बल्कि टीटीपी के जरिए वो ब्लैकमेल करते, पैसा बनाते हैं आपसे। लेकिन आपको चाहिए कि जे ते को पटाके पटूके आ जाए फिर सीधे मारो उन्होंने, तो अपनी फेंस अपनी सीधी कर लो। क्योंकि इस वक्त वो जो आपकी फेंस खराब है, टूटी है, वो स्मगलर और टीटीपी तोड़ते हैं। पिछले जब आप बात कर रहे थे, इससे पहले वो एग्री कर चुके थे कि यहाँ पे चौकियां बना ली जाएं। आज अगर वो अपनी बात से पीछे टर्न हुए, अगर मैं इफ आई एम अ सोल्जर, तो मैं अपनी चौकियां बना लूं वहां पे और कहूं कि जड़ा आएगा से उड़ा देगा। लेकिन एक चीज सब उसके लिए फिर आपको नेशनलिज्म की जरूरत होती है। वो पता नहीं, फिर मैं विश के मुझे पता हो कहाँ से सस्ता मिलता है, तो मैं 2-3 ट्रक लेके पाकिस्तान भेजता हूँ नेशनलिज्म। मोदी साहब से पता करा लूं, मैं समझता हूँ कि अगर उनके पास फालतू हो नेशनलिज्म, तो थोड़ा सा वहां से पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लिया जाए। मजाक का कोई नहीं इसमें। पलियों ट्रक खरीद गए हैं हुकूमत पैसे ना लगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग थैंक टू यू सर। वक्त का बहुत शुक्रिया, बड़ी